हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसके एचटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2018 से लेकर 24 में आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये 2024 में आया हुआ है। द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज। तो हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। उसका एक फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू एम। एम क्या हमारे पास ये मोलिलिटी होती है सोल्यूट की, और ये हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट पूछी है। ठीक है। और ये साइड क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, केल्विन। और मोलिलिटी की क्या यूनिट होती है, इसकी होती है मोल पर केजी। ठीक है। तो अब अगर इस साइड हमारी केल्विन की यूनिट है तो इस साइड भी हमारी केल्विन की यूनिट होनी चाहिए। तो जो KF की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास केल्विन और मोल इनवर्स और केजी। ये होती है हमारे पास KF की यूनिट। अब देखो ये तो KF की यूनिट है और मोलिलिटी की क्या यूनिट है, मोल पर केजी। और देखो यही साइड क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि केल्विन में मेजर किया जाता है। अब आप इस साइड देखो, ये KF की यूनिट है, ये अपने पास मोलिलिटी की है। ओवरऑल क्या है, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाता है और केजी से केजी, और हमारे पास क्या बनता है, केल्विन। लास्ट में क्या बचता है, केल्विन। तो इस साइड भी केल्विन, इस साइड भी केल्विन। तो KF की यूनिट पूछी थी, तो KF की यूनिट क्या है हमारे पास, केल्विन है और पर मोल और केजी। तो ऐसे होता है। अगर ना याद रहे ना तो आप ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये जितनी भी यूनिट है KF की, आप इसमें रख के देख लो और इसकी लिख दो मोलिलिटी की। दोनों की यूनिट लिखो और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, और जो लास्ट में हमारे पास केल्विन बचना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में केल्विन है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या फिर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इसमें ये जितनी भी वैल्यू हो KF की वो रखो और इस मोलिलिटी की लिखो। जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दो और लास्ट में हमारे पास केल्विन बचना चाहिए। तो ये है KF की यूनिट। तो आप इस तरह इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, केल्विन। ये रहा देखो, केल्विन है, मोल इनवर्स है और किलोग्राम, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आपको सॉल्यूशन दिए, मैंने बताया था वीडियो में कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल फिर पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है और नेगेटिव डेविएशन वाला, और ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव वाला है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन का तो है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको थ्योरी की वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो आपको इससे पहले आपको वो वीडियो देखनी है सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट क्या है, सब कुछ मेंशन है उसमें। तो आपका जो बेंजीन और टोलुइन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। अब है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल भी पॉजिटिव डेविएशन का, यानी कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, P ऑब्जर्व्ड P कैलकुलेटेड से ज़्यादा आता है। तो ये कौन सा है, जो एसीटोन और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और अब है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, नेगेटिव डेविएशन यानी कि P ऑब्जर्व्ड P कैलकुलेटेड से कम आएगा। तो जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है वो आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो ये मैच द फॉलोइंग भी 2024 में आया हुआ है। अब है थर्ड क्वेश्चन, ये अपने पास देखो, ये 22 में भी आया है और 24 में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है, ये 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बता रखा है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF
उसको कम कर देता है। ठीक है, अब ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है वो है Kf/m, ये क्या है, मोलिलिटी। ठीक है, और आगे हम लगाते हैं वेंटो फैक्टर। अब वेंटो फैक्टर क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स हैं आफ्टर एसोसिएशन अपॉन डिसोसिएशन। अब देखो m की वैल्यू सब में सेम है, देखो ये मोलिलिटी, ये 4 सॉल्यूशन है, सब में मोलिलिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है i की वैल्यू का। i की वैल्यू क्या बताती है कि कितना डिसोसिएशन हुआ, कितना एसोसिएशन हुआ। तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने थ्योरी की वीडियो बना रखी है, उसको देखो आप, फिर ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो m की वैल्यू सब में सेम है। अब हम i की वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। i की वैल्यू, अब सुक्रोज है, सुक्रोज अगर हम पानी में डालेंगे तो एज इट इज रहेगी, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होती है, तो यहाँ तो i की वैल्यू है 1। अब देखो i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, अब क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला है, C12H22O11। जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये एज इट इज रहते हैं। अब है NaCl, NaCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये 2 आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। NaCl की I की वैल्यू क्या होगी, अब क्या है, डिसोसिएशन के बाद इसमें 2 पार्टिकल हो गए और शुरू में 1 डाला था तो हमने, इसमें I की वैल्यू 2 है। तो I की वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो जितने आयन देगा उसकी I की वैल्यू उतनी ही होगी, तो NaCl की I की वैल्यू 2 है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी एज इट इज रहेगा, ये फर्दर नहीं टूटेगा, इसकी भी I की वैल्यू 1 है। अब है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड अपने पास 3 आयन देगा, देखो 2Cl माइनस, तो इसके लिए I की वैल्यू है 3। तो जितनी ज़्यादा I की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा और उसी का लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो सिर्फ I की वैल्यू चेक करनी है। I की वैल्यू का कैसे पता चलेगा, अब कुछ तो ये जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये नॉन आयोनिक स्पीसीज हैं, ये ऐसे ही रहेंगी, और ये हैं इलेक्ट्रोलाइट NaCl और बैरियम क्लोराइड, ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी और उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अब है KH वैल्यू फॉर O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब केमिस्ट्री में एक खास बात है, चाहे आपके पास कैसा भी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए भी जो KH की वैल्यू है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, देन इट्स सोल्युबिलिटी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल। अब क्या है, हमें पता है जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन। अब क्या है, देन इट्स सोल्युबिलिटी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो अपनी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये आ गया। तो जो गैसेज के केस में क्या होता है, जो सोल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। इसका जो डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। ठीक है, तो KH की वैल्यू तो बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो आपका आ गया ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर हैं, ये 2022 का है। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर देन इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या,
क्या फॉर्मूला आता है, मैंने सारे फॉर्मूले सभी जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो बताए हैं थ्योरी की वीडियो में। मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, NaCl की निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ NaCl। देखो NaCl को मैं, ये देखो मोल्स ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में किसके आएंगे, NaCl के भी आएंगे और वाटर के भी आएंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो किसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, NaCl की। अब NaCl के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। तो जो NaCl का मोलर मास होता है वो होता है 58.44। ठीक है, आपके पास जो सोडियम है उसका तो 23 के अराउंड कुछ आता है और Cl का 35.5 है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 58.44 निकलेगा। तो ये तो हो गए मोल्स ऑफ NaCl। नीचे किसके मोल्स लिखने हैं, दोनों के लिखने हैं। तो सोडियम के मोल्स ये हो गए, इसको लिखो 5.85 अपॉन 58.44 प्लस। अब वाटर है, वाटर का कितना मास दे रखा है, 90 ग्राम, 90 लिखो। मोलर मास कितना होता है, 18। और जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.0196। ये है मोल फ्रैक्शन किसकी, NaCl की। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगर मोल फ्रैक्शन पूछ ले किसकी, वाटर की, अगर वाटर की मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो आप 1 में से इस NaCl की माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास इसकी वाटर की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है। अब एक NaCl है, एक वाटर की है, दोनों की मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आएगा। एक की तो हम निकाल लेते हैं और दूसरे की निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर देते हैं। ये है 2023 का है वो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353 केल्विन when 1.8 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354 Kelvin. What is the molar mass of solute if Kb for benzene is 2.5? ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है, मोलिलिटी, KB इंटू M। मोलिलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, 1.8 ग्राम ऐड किया है और अभी सोल्यूट का इसने मास पूछा है, मोलर मास। ठीक है, मोलिलिटी का क्या फॉर्मूला आता है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो बेंजीन कितना दे रखा है, 90 ग्राम, और ये जो मास होता है इसको हम किलोग्राम में लेते हैं। तो इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया, मास हमेशा सोलवेंट का किलोग्राम में लेना होता है मोलिलिटी के लिए। तो अब क्या है, इसने KB की वैल्यू दे दी, KB की वैल्यू कितनी है, 2.5। देखो ये यूनिट, चाहे आपके पास KF हो या फिर KB हो, दोनों की सेम यूनिट होती है, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो मैं इस KB की जगह इसकी वैल्यू लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, KB की वैल्यू कितनी है, 2.5। ओके, ये फाइंड आउट करता है। और डेल्टा TB क्या है, डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। अब देखो प्योर बेंजीन का है 353 और जब इसमें ये सोल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 354। इनका डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 354 में से ये 353 माइनस करोगे तो 1 केल्विन। तो हमारे पास डेल्टा TB किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1 के बराबर। अब ये मोलर मास कैलकुलेट करना है, आप इसको लेफ्ट साइड ले आओ। मोलर मास ये क्या हो जाएगा, 2.5, 1.8, ये 1000 है, ये अपने पास 90 है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो मोलर मास आएगा 50 ग्राम पर मोल।
जो सोल्यूट ऐड किया था उसका मोलर मास निकल के आएगा 50 ग्राम पर मोल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब है 7th क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ये है मोलरिटी। मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं थ्योरी की वीडियो में। मोलरिटी क्या होता है? ऊपर तो आएंगे मोल्स और नीचे होगी वॉल्यूम, किसमें? लीटर। ठीक है, तो NaOH के मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास कितना है? 4, और इसका मोलर मास होता है 40। ठीक है, अब आएगी वॉल्यूम सॉल्यूशन की लीटर में, पर हमें किस में दे रखी है? ml में दे रखी है। तो इस जब हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम की जगह हम ये लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी मोलरिटी की वैल्यू आएगी 0.2 m। मोलरिटी का जो साइन होता है वो कैपिटल M होता है, या फिर इसको लिखते हो 0.2 मोल्स पर लीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन देन। अब ये भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अब इसने बोला है इथेनोइक एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे एसोसिएट हुए बेंजीन में। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल लिए इसके, ठीक है, अब ये क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये एसोसिएट हो गया, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो गया ये देखो, यहाँ तो क्या है? 2 मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और फिर इसने ऐसे डाइमर बना लिया। तो जब हम इसको बेंजीन में डालेंगे तो ये ऐसे रहेगा। शुरू में हमने 2 मॉलिक्यूल डाले थे लेकिन इसने डाइमराइज किया, अब सिर्फ सॉल्वेंट में एक मॉलिक्यूल रह गया हमारे पास, तो ये क्या है? एसोसिएशन है। ठीक है, तो इसमें जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या थी? 1 टू फैक्टर था। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना है? 1, और स्टार्टिंग में कितना लिया था? 2। तो आई की वैल्यू आई अपने पास 0.5, या फिर आपको इसको 1/2 लिख लो। और जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा टीपी, ये किसके बराबर थी? ये आई थी और ये के बी था और ये एम था। अब आपकी आई की वैल्यू आई है 1/2, आई की जगह आप 1/2 पुट करोगे। ठीक है, तो देखो अगर ये इथेनोइक एसिड डाइमर नहीं बनाता तो हमने इसके 2 पार्टिकल डाले थे, 2 ही रहते और आई की वैल्यू 1 हो जाती। जब न तो एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू रहती है 1। ठीक है, अब इसने क्या है? एसोसिएशन कर लिया, डाइमर बना लिया, आई की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आती है वो भी आधी आती है, जितनी हम कैलकुलेट करते हैं उससे आधी आती है, क्योंकि इसने डाइमर बना लिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करती है। अब आपके जो पार्टिकल थे वो 2 से 1 हो गए हैं, पार्टिकल आधे हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आधी हो गई। तो जो डेल्टा टी भी कैलकुलेट करेंगे वो हाफ वैल्यू आएगा देन कैलकुलेटेड। और जो मोलर मास है, मोलर मास क्या आएगा? डबल। अब मान लो इस एक इथेनोइक का मोलर मास होता है हमारे पास x। ठीक है, अब ये सोलवेंट में जाने के बाद इसने बना लिया डाइमर। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? 2x। तो जब भी एसोसिएशन होता है इथेनोइक एसिड में तो जो मोलर मास है वो तो कितना हो गया? 2 टाइम्स। और जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जैसे डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू हो गई हाफ। तो आप ये देख लो कौन सा ऑप्शन है। डेल्टा टी बी ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी डबल ऑफ नॉर्मल वैल्यू, नहीं, या तो आधी हो गई है क्योंकि पार्टिकल आधे हो गए। डेल्टा टी बी ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू, हाँ ये ऑप्शन सही है। अब पार्टिकल आधे तो वैल्यू भी आधी आएगी कैलकुलेटेड से, तो हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। डेल्टा टी बी ऑफ इथेनोइक एसिड विल हैव नॉर्मल वैल्यू, नहीं, यह कब होता है? जब इसमें न एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन।
द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा टी बी विल बी हाफ ऑफ एक्सपेक्टेड। नहीं, मोलर मास तो डबल हो जाता है, तो इसका आएगा ऑप्शन। मैंने बहुत ही डिटेल से बताया आपको इस वीडियो में सारी कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल इन बिहेवियर। तो आपके ये जो शुरू किए हैं ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ये सारे आइडियल हैं, और ये CH2 एंड एसीटोन ये आपका नॉन आइडियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, इसमें भी क्या लगेगा, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला आता है IKB × M। ठीक है, अब ये है देखो मोलिलिटी की वैल्यू ये दे रखी है सब में सेम, M की वैल्यू सब में सेम है। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस I की वजह से आएगा। जिसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू का कैसे पता चलेगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन देगी वो ही उसकी I की वैल्यू हो जाएगी। तो NaOH सॉल्यूशन में जाने के अंदर Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस देगा, तो इसमें I की वैल्यू होगी 2। Na2SO4 क्या देगा, 2 तो सोडियम देगा और 1 SO4 2 माइनस देगा, तो इसमें I की वैल्यू होगी 3। अमोनियम नाइट्रेट 1 NH4 देगा और 1 NO3 माइनस, I की वैल्यू होगी 2। पोटासियम नाइट्रेट 1 पोटासियम देगा और 1 NO3 माइनस, I की वैल्यू होगी 2। तो जिसकी I की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसी में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नंबर पर डिपेंड करती है। हमने सबका 1-1 मोल डाला था, लेकिन एक मोल से NaOH के तो 2 हो गए, Na2SO4 है इसके 3 हो गए, इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए। अब नंबर बढ़ा है तो वैल्यू भी बढ़ेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जितना जिसका नंबर सबसे ज़्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो Na2SO4 है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये है 2022 का। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। ईच डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.013 बार। अब दे रखी है Kb फॉर वाटर एंड Tb नोट। देखो ये है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसका पूछा है, वाटर में हमने जब ग्लूकोज डिजोल्व कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। वो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब इसका तो आप कैलकुलेशन नहीं करते ना तो भी आंसर आ जाता। देखो ये है आपके पास प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। जब आप प्योर वाटर में ग्लूकोज ऐड कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज़्यादा आएगा। और इससे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये है ऑप्शन डी वाली। तो देखो ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो आपकी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपकी बॉइलिंग पॉइंट कितने से बड़ा है, लेकिन पेपर वाले ने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है। मैं आपको कैलकुलेट भी करके बताती हूँ। तो देखो डेल्टा Tb है किसके बराबर होता है, Kb × M, ठीक है। Kb की वैल्यू इसने दी थी। देखो Kb की वैल्यू आपको पेपर वाला देगा, ठीक है। मोलिलिटी क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेंगे, 18/18 खुद दे रखा है, और इसका मोलर मास होता है 180, ग्लूकोज का 180 होता है। और हमारे पास वाटर कितना दे रखा है, 1 kg, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.052, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने से बड़ा है, 0.052 से। अब डेल्टा Tb क्या होता है, डेल्टा Tb होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, देखो बॉइलिंग पॉइंट इतने से बड़ा है, लेकिन हमें तो ये पूछा ये कितना आएगा, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस Tb नोट। और Tb नोट की वैल्यू क्या है, 373.5
0.15 केल्विन पर। अब आप इस 0.052 में इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 373.202 केल्विन। प्योर वाटर था तो ये बॉइलिंग पॉइंट था, जब इसमें ग्लूकोज ऐड कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंटो फैक्टर फॉर 0.1 m बैरियम नाइट्रेट। ये आपका 2021 का है। सॉल्यूशन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। ठीक है, अब वेंटो फैक्टर क्या होता है इसको लिखो आप, बैरियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, यानी कि 100% नहीं हुआ है। अब देखो अगर 100% हो जाता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता। अब पूछा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना डिसोसिएट हुआ होगा, तो हम इक्विलिब्रिया का निशान लगाएंगे। तो बैरियम 2 पॉजिटिव और आपके पास 2 आएंगे नाइट्रेट। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपका, होता है एक अल्फ़ा। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये बताता है कि एक मोल में से कितना पार्ट आपका डिसोसिएट हुआ, ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर एक मोल में से अल्फ़ा डिसोसिएट होता है, अगर हमने n मोल ले लिए इसके, एक मिनट देखो, अब देखियो ये 1 मोल ले रखा है। अगर मैं कहूँ इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, अल्फ़ा का क्या मतलब है, इसका 1 मोल लिया तो इसमें से इसका इतना हिस्सा डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके 2 मोल ले लूँ तो 2 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, 2 अल्फ़ा। अगर मैं इसके 3 मोल ले लूँ तो ये कितना होगा, 3 अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा बताता है कि एक मोल का कितना हिस्सा डिसोसिएट हुआ, एक मोल का कितना हिस्सा डिसोसिएट हुआ। ठीक है, अब मैंने 2 मोल ले लिए तो 2 में से कितना होगा, 2 अल्फ़ा, 3 लिए तो 3 अल्फ़ा, 4 मोल लिए तो 4 अल्फ़ा। ठीक है, ये था आपको समझाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसके कितने मोल ले रखे हैं, 0.1 मोल ले रखे हैं इसमें। तो देखो अब 1 मोल होता तो इसमें से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, और कितने मोल लिए हैं हमने, 0.1 अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसकी कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, हमने लिया था 0.1 मोल और इसमें से इतना ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रिया पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी, मतलब इसके कितने मोल हैं, इसके कितने हैं। अब देखो बैरियम नाइट्रेट जब टूटेगा तो इसमें से एक बैरियम बना है, तो कितने बैरियम बने हैं, इतने। देखो इसके इतने मोल डिसोसिएट हुए हैं तो इतने ही तो बैरियम बनेंगे, क्योंकि एक बैरियम नाइट्रेट एक बैरियम दे रहा है, तो इसके कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 अल्फ़ा। और इसके कितने मोल आएंगे, अब एक बैरियम नाइट्रेट ने 2 नाइट्रेट दिए हैं। ठीक है, अब इसके इतने मोल डिसोसिएट हुए। ठीक है, तो कितने नाइट्रेट बनेंगे, नाइट्रेट तो ट्वाइस हैं, क्योंकि एक ने 2 दिए हैं, तो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.2 अल्फ़ा। अब आई क्या होता है, आई लिखते हैं हम टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन। देख लें, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अपॉन में मोल्स हैं बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल मोल देखनी है। ठीक है, इक्विलिब्रिया कंडीशन पे इसके भी ऐड करेंगे और इसके भी। तो आप जब इनको ऐड करेंगे ये से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 0.1 है प्लस 0.2 अल्फ़ा। ये इतने मोल्स बचे हैं इक्विलिब्रिया पे अपने टोटल। और शुरू में कितने मोल लिए थे, शुरू में तो हम बैरियम नाइट्रेट लेके चले थे, इसका कितना मोल था, 0.1 मोल। ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। अब आई की वैल्यू इसने दे रखी है 2.74,
तो हम यहाँ आई की जगह 2.74 पुट कर देंगे। ये कर दिया 2.74 पुट, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से निकालेंगे हम अल्फ़ा की वैल्यू। जब आप इसको सोल्व करोगे इस 0.1 को तो मल्टीप्लाई में ले जाओगे और इसको माइनस, जब आप यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे तो आपका अल्फ़ा निकल कर आएगा 0.87। अब हमें ये परसेंटेज में आंसर दे रखे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ, 87%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखो आई की निकालना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आना चाहिए। आप जितने भी मोल्स हैं या फिर पार्टिकल हैं, सबका सम लेना होता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मोल्स हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। टोटल में ये नहीं है कि सिर्फ ये लेने, नहीं, इसका भी कितने टोटल पार्टिकल प्रेजेंट हैं अपॉन जितने स्टार्टिंग में प्रेजेंट हैं, तो ये बताता है आई की वैल्यू। अब है ये 2020 का। When HCl gas is passed through saturated solution of common salt, pure NaCl is precipitated because। देखो अब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट डिजोल्व नहीं करेंगे। अगर कोई और सोल्यूट ऐड करेंगे बाहर से तो वो सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसके पीपीटी बन जाएंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम बाहर से कुछ भी डालते हैं उसके हमेशा प्रेसिपिटेट बनेंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो ये एक कंसेप्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर होता है एट सैचुरेटेड कंडीशन। देखो सैचुरेटेड कंडीशन पर जो सभी आयंस का हम प्रोडक्ट लेंगे वो KSP के बराबर होता है। और एक होता है आयनिक प्रोडक्ट जब आपकी KSP से ज़्यादा हो जाए। जब आपकी आयनिक प्रोडक्ट KSP की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए उस टाइम पर होता है हमारा प्रेसिपिटेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और एक केस होता है आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कम है और KSP ज़्यादा होता है। ये किसका केस है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन है, उनका डाटा दे रखा है कि एक सॉल्यूशन ऐसा है आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन होगा। अगर हम उसमें और फर्दर ऐड कर देंगे तो उसके प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन है आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है, तो वो कब होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। एक होता है आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से कम है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें और फर्दर सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। तो यही बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और हमने और HCl ऐड कर दिया तो क्या होगा, अब इसकी और कोई क्षमता नहीं है। अब ये जो सॉल्यूशन है अब ये और सोल्यूट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कुछ आप ऐड करोगे तो उसके PPT बनेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, PPT कब बनते हैं जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो जाता है। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट या फिर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो देखो द इम्प्योरिटी डिजोल्व्स इन HCl, नहीं, HCl इज स्लाइटली सोल्यूबल, ये भी नहीं। आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl। इसने क्या बोला है कि प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये है HTET 2019 का क्वेश्चन। द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज दिस in 0.10 molar NaOH when the ionic product of nickel hydroxide is this। अब क्या दे रखा है, निकल हाइड्रोक्साइड की ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। आयनिक प्रोडक्ट की क्या होता है, जितने भी आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और ये सोल्युबिलिटी दे रखी है। और कौन सा सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो जो निकल हाइड्रोक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे डिसोसिएट होगा, निकल 2 पॉजिटिव +2 OH-,
ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन आया है इससे। अब हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है तो कुछ OH यहाँ से भी आएगा। अब ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितने OH आएंगे यहाँ से, इतने OH आएंगे। अब देखो इसकी सोलिबिलिटी दे रखी है इसने, मान लो इसकी सोलिबिलिटी S है, तो इस एक निकला हाइड्रोक्साइड से एक ही S निकला है, लेकिन OH माइनस कितने निकले हैं, इससे 2 निकले, तो इससे आए 2S। और OH माइनस यहाँ से भी आएगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ से कितने OH आए, प्लस 0.10। और जो हम आयनिक प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, जितने भी आयन्स हैं उन सब की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी निकल की, S है। और इस OH माइनस के जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2S प्लस 0.10। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। अब ये जो आपके पास ये ना सोलिबिलिटी, ये है, ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होता है, जो इसकी सोलिबिलिटी की वैल्यू है बहुत ही कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इस 2S वैल्यू को इसकी कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.10 का ये। और इस आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है, 2 × 10⁻⁻15। इस S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 10⁻13। तो सोलिबिलिटी पूछी थी, ये देखो सोलिबिलिटी किसकी पूछी थी, निकल हाइड्रोक्साइड की। अब आप ये देखो, आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो उसमें निकल हाइड्रोक्साइड इतने ग्राम में प्रेजेंट है। सोलिबिलिटी मेजर करते हैं हम ग्राम पर लीटर, ठीक है। जब आप 1 लीटर वाटर लोगे ना तो बस ये इतने ग्राम निकल हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। देखो 10⁻13 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसीलिए ये जो 2S था ये हमने नेगलेक्ट कर दिया था, किसकी कंपैरिजन में, 0.110 की कंपैरिजन में। तो सोलिबिलिटी पूछी है, ये होते हैं आपके पास स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट जिनकी सोलिबिलिटी बहुत ही कम है। जब आप इसको देखो, ये 2 है, 2 × 10⁻13 वो क्या लिख सकते हो, देखो अब 12 जीरो लगाओ इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू यानी कि इतने ग्राम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में प्रेजेंट है। ये तो या कि ये क्या बहुत ही कम सोलिबिलिटी है, तो ये स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, इसलिए जो वैल्यू है ये नेगलेक्ट करते हैं। और जो OH माइनस था ये थोड़ी बहुत अमाउंट में तो यहाँ आएगा, और ज़्यादातर NaOH, ज़्यादातर OH यहाँ से आएगा, इसलिए ये टर्म नेगलेक्ट की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन C आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। When 6 grams of ethanoic acid is dissolved in 200 ग्राम benzene, then what is the molality of the solution? अब आपके पास मोलिलिटी क्या होती है, ऊपर तो मोल्स किसके, इथेनोइक एसिड के। मोल्स कैसे मोल्स का निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 6 ग्राम। और आपके पास इथेनोइक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। और मोलिलिटी निकालनी है तो हमें मास चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। किस में चाहिए, किलोग्राम में। दे रखा है 200 ग्राम। 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये कर दिया 1000 से डिवाइड। ये क्या होता है 1000, ये ऊपर चला जाता है, ये हो गया, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 m। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब ये है लास्ट क्वेश्चन है स्टेट 2018 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये क्या है, कैम्फोर इन N2 गैस। यहाँ तो अपने पास सॉल्वेंट क्या है, गैस है।
ग्लूकोज डिजोल्ड इन वाटर, यहाँ अपने पास सोलवेंट कौन सा लिक्विड है। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, देखो सोडियम क्या है, सोडियम सॉलिड है, तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपका ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो मैंने ये जो चैप्टर है इसकी एक थ्योरी की वीडियो डाल रखी, उसमें सभी तो फॉर्मूले हैं, सारे कंसेप्ट हैं, तो आपको पहले वो देखने हैं। तो ये हो गए आपके सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।